हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी बायोलॉजी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो टर्मिनोलॉजी या टर्म से रिलेटेड होते हैं। और ये टर्म किससे जुड़े होते हैं? किसी भी सिस्टम के ऑर्गन से। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, चलिए उनके बारे में इस डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर को यानी वायुमंडल की हवा को अंतर्ग्रहित करने के लिए, इनहेल करने के लिए होते हैं नॉस्ट्रिल्स। इसके पीछे नॉस्ट्रिल्स पूरे हवा को लेकर पहुंचाता है नेजल चैम्बर में, जिसके पीछे आपका नेजल चैम्बर यानी कि मुख गुहा और नासा गुहा दोनों का जंक्शन पॉइंट फेरिंग्स, दोनों के अलग होने का पॉइंट लैरिंग्स, और वो पाइपलाइन जो कि फेफड़ों को लैरिंग से लेकर हवा को लैरिंग से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, और लंग्स और उसके नीचे ब्रीदिंग में मदद करने वाला मसल डायफ्राम। ये सभी के सभी टर्म्स या ऑर्गन से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इन्हीं टर्म्स के शुरुआत नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स हमारे फेस में प्रेजेंट दो होल होते हैं जिनसे हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं। ये नॉस्ट्रिल्स बीचों बीच सेप्टम से यानी एक खांच से सेपरेट होते हैं और पीछे जा करके ये नेजल चैम्बर में आपस में मिलते हैं। नेजल चैम्बर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वेस्टिब्यूल कहलाता है, और पिछला हिस्सा जो है ये हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन के नाम से जाना जाता है। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ये हम वेस्टिब्यूल में देख रहे हैं। वेस्टिब्यूल्स में कुछ हेयर होते हैं। ये हेयर्स जो है म्यूकस के कारण स्टिकी नेचर के होते हैं। जब हम एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल करते हैं तो एयर में प्रेजेंट जितने भी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं वो इसी स्टिकी हेयर्स में चिपक जाते हैं और हमारा फ्रेश एयर जो है लंग्स तक पहुंचता है। भाई जो मेजर पार्टिकल्स यहाँ स्टिक कर गए, लेकिन दूसरा काम, ये तो वो वेस्टिब्यूल का काम, दूसरा काम जो है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना जरूरी है, और ये काम करता है हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन में फैला हुआ ये ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि मानव शरीर के कौन से अंग को एसी कहा जाता है, विच ह्यूमन बॉडी ऑर्गन इज नोन एज एसी। तब इसका आंसर हम करेंगे नाक या नासा गुहा। और यदि दोनों आंसर ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन आंसर में है, तब आप नेजल चैम्बर को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रीजन या टेम्परेचर कंट्रोल कहां पर होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। और उसका किसका पार्ट है? वो नेजल चैम्बर का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यही ऑल्फैक्टरी रीजन में कुछ स्मेल सेंसर्स पाए जाते हैं जिनका कनेक्शन हमारे फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के ऑल्फैक्टरी लोब से होता है। हम जो भी स्मेल करते हैं वो कहां पर सेंस होता है? ऑल्फैक्टरी लोब। वो किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे जहां पर ये नेजल चैम्बर और बकल कैविटी आपस में मिलते हैं उस जगह को हम कहते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स हम इस डायग्राम में आगे देख सकते हैं। ये देख रहे हैं जहां पर आपका नेजल चैम्बर और बकल कैविटी, मुख गुहा और नासा गुहा आपस में मिलते हैं, उसको कहते हैं फेरिंग्स। और कुछ दूरी चलने के बाद ये दोनों ही नलियां फिर से पृथक हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। कहां पर दोनों आपस में सेपरेट होती है? लैरिंग्स। देखिए यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां पर देख रहे हैं लैरिंग्स में डाइजेस्टिव ट्रैक यानी ईसोफेगस, हिंदी में इसी को बोलते हैं ग्रास नली, यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्रैकिया से एक दूसरे से पृथक हो जाती है। हमारा जो अभी का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ओपनिंग होता है, माउथ होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसको कवर करने वाला जो एक मसल होता है उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर आगे इनके बारे में और फंक्शन। ये आप देख सकते हैं ग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस, ये आपका ट्रैकिया, ये हमारे एयर का फ्लो आप देख सकते हैं, और इसके ठीक पीछे आपका ईसोफेगस जिसमें फूड, बोलस और पानी जाता है। दोनों ही नलियां आपस में सेपरेट होती है और उनको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? एपिग्लॉटिस। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए कि निम्न में से कौन सी श्वास नली को पाचक नली से यानी कि ट्रैकिया को ईसोफेगस से सेपरेट करती है? तो आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है ऑप्शन डी, ये है आंसर, है ना। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को डाइजेस्टिव ट्रैक से सेपरेट करता है। चलिए और आगे देखते हैं। भाई आप इस एनिमेटेड डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से आपका एपिग्लॉटिस जो है खाने के निवाले को, बोलस को जो है डाइजेस्टिव ट्रैक की ओर जाने बोल रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैकिया में नहीं। आगे बढ़ते हैं। भाई यहां आप इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हो। चलिए भाई देखते हैं। ये रहा बोलस, ये हमारा एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा ट्रैकिया। ट्रैकिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है कि सी संरचना की, सी शेप्ड कार्टिलेज स्ट्रक्चर इज फाउंड इन विच बॉडी ऑर्गन, यानी कि शरीर के किस अंग में सी आकृति के कार्टिलेज या उपास्थियों की बनी हुई संरचना पाई जाती है। तो आंसर करेंगे आप ट्रैकिया, उसका आंसर क्या होगा ट्रैकिया। ये सी संरचना की जो कार्टिलेज की स्ट्रक्चर्स है ये इसको कभी भी बंद होने नहीं देते हैं, जिसके कारण आपका हवा का फ्लो बना रहता है, बराबर बना रहता है। ट्रैकिया फेफड़ों में जाने से पहले दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे चलकर फिर से और ब्रांचेस बनाती है, जिसको ब्रोंक्यूल के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। ये रहा कि ट्रैकिया के दो शाखाओं को क्या कहते हैं, जो ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रोंकाई। आपने अभी भी देखा है कि ट्रैकिया की जो ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के जो ब्रांचेस हैं उसको क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा ब्रोंकाई, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रैकिया दोनों लंग्स में जाती है। अब लंग्स में भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहां पर राइट लंग 3 चैम्बर से बना है, ट्राई चैम्बर्ड होता है, जबकि लेफ्ट लंग जो है वो बाई चैम्बर्ड होता है। ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जब इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था तब लेफ्ट लंग में एक छोटा सा स्पेस रह गया और इस स्पेस को कहा जाता है कार्डियक नॉच। अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि ये किस लिए बचा है। ये जगह है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारा बना हुआ हार्ट के लिए स्पेस। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि द स्पेस बिटवीन टू लंग्स या स्पेस बिटवीन द लंग्स इज नोन एज। आप देख सकते हैं दोनों फेफड़ों के मध्य हृदय के लिए जो रिक्त स्थान है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लंग्स में ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जब आगे बढ़ जाए तो ब्रोंक्यूल के लास्ट में हवा के छोटे छोटे गुब्बारे मिलते हैं, ये इसी को कहा जाता है एल्वियोलाई। हिंदी में इसको कहते हैं कुपिका, एयर सेक या वायु कोश। ये फेफड़े की सबसे लास्ट यूनिट होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब हवा फाइनली यहीं जाकर इकट्ठा होता है और यहां पर गैसों का एक्सचेंज आगे चलेंगे देखेंगे उसमें। भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान यहां पर कर रहा होता है। ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे जब हम लोग एल्वियोलाई के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि श्वसन तंत्र की या फेफड़े की सबसे छोटी इकाई या इकाई क्या होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट या यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स। तो आप आंसर क्या करेंगे एल्वियोलाई। देखिए यहां पर 4 और ऑप्शन या 3 और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी किसी ना किसी चीज के यूनिट है। जैसे न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम का, नेफ्रॉन जो है ये हमारे किडनी का, और एमिनो एसिड जो होता है ये प्रोटीन का यूनिट होता है। तो इस प्रकार से हम आज इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अगर इंटरेस्टेड लगा या इसमें कोई कमी नजर आई तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि परीक्षा तो होनी ही है। नमस्कार।